तो गाइस लॉन्ग हाउचिन जिंदा हो चुका है और वह किस प्रकार से शील्ड 1 थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल कर इस पूरी मानवता का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर बनता है। तो ये वीडियो होने वाला है पार्ट 6 से। तो अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स को मिस कर दिया है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें, वहां पर आपको सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में देखा था कि लॉन्ग हाउचिन ने वॉरियर टेंपल के लीडर क्यूंगोंग हाउ को हरा दिया था। यह देखकर पूरी ऑडियंस एकदम हिली हुई थी, क्योंकि गाइस वॉरियर टेंपल के हेड इंसानियत के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स में इसे एक थे। इंसानियत के जो सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स होंगे वो 6 मंदिरों के हेड्स होंगे या कुछ डेमन हंटर स्क्वाड के लोग होंगे। इनकी संख्या मिनिमम जोड़ ली जाए तो 15 से 20 लोग के बीच में ही इंसानियत के सबसे ज्यादा अच्छे खासे कल्टिवेटर मौजूद हैं। लॉन्ग हाउचिन का इनमें से एक को हराना भाई बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि है। अभी लॉन्ग हाउचिन की एज ही क्या है, 20 साल की एज है। 20 साल की एज में इतनी बड़ी उपलब्धि, ये काफी ज्यादा एक बड़ी बात है। साथ ही साथ जो टेंपल गैदरिंग कंपटीशन होता है वो आगे बढ़ता है, जिसमें जो लॉन्ग हाउचिन के टीम के बाकी मेंबर्स होते हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। सभी लोग हर एक राउंड को जीतते हैं, कोई भी हारता नहीं है। मतलब लॉन्ग हाउचिन के टोटल टीम में 10 लोग थे, 10 लोग भी जितने भी अपने अपोनेंट से फाइट किए थे सभी के सभी जीत जाते हैं। आज शाम तक ना 90 फाइट्स एकदम हो जाती है। अभी भी मतलब 216 लोग थे गाइस, अभी भी कुछ मेंबर्स बचे हुए थे, तो उनकी फाइट्स कल होगी। इसलिए यहाँ पर आज के राउंड को ऐसे ही खत्म कर दिया जाता है। यहाँ पर जितनी भी भीड़ थी ना वो काफ़ी ज़्यादा कल के मैच के लिए एक्साइटेड थी और उनके बीच में बातें स्टार्ट हो जाती हैं कि भाई हमने सुना था कि नाइट टेंपल की युवा पीढ़ी अब कमजोर पड़ गई थी, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग हाउचिन और उसके टीम में जो भी नाइट टेंपल के मेंबर्स हैं भाई वो इतने ज़्यादा भयानक है, कहना ही क्या। नाइट टेंपल हमेशा ही नंबर 1 पोजीशन पर रहेगा। और गाइस ऑडियंस मैच खत्म हो जाने के बाद इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना कि उन्होंने अपने घरों पर एकदम मैसेज भेज दिया कि हेलो मम्मी यहीं पर खाना भिजवा दो, आज तो हम लोग यहीं स्टेडियम में एकदम बढ़िया से रुक कर खाएंगे। मतलब गाइस ऑडियंस इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना कि वो अपनी अच्छी खासी सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे। ये लोग सोच रहे थे कि अगर हम सीट को छोड़कर चले गए और पता चला हम कल लेट हो गए हैं, किसी कारण की वजह से थोड़ा सा हमें नहीं गड़बड़ कुछ हो गया, तो दूसरा कोई बंदा हमारी सीट पर बैठ जाएगा। ऊपर से यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे ताकि रहते कि भाई कौन सा सीट मिल जाए, बैठ कर रात बैठा जाए और ये सीट हमारी हो जाए। कल की फाइट के लिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए वो सीट छोड़ना ही नहीं चाहते थे और सीधे अपने घर पर फोन लगा देते हैं कि भाई यहीं पर खाना वाना भिजवा दो, यहीं पर खाएंगे। तो फिर गाइस हमें लॉन्ग हाउचिन की टीम को दिखाया जाता है, ये लोग होटल छोड़कर नाइट टेंपल में चले गए थे। रीजन यह था ना लॉन्ग हाउचिन की टीम ने काफी ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन किया था, उनका नाम पूरा फैल गया था, तो लोग मिलने आते भाई ऑटोग्राफ दे दो, ऑटोग्राफ दे दो। भाई कैसे, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग नहीं आ जाते हैं, एकदम सेम टू सेम लॉन्ग हाउचिन के केस में भी ना हो जाए, इसलिए लॉन्ग हाउचिन नाइट टेंपल में चला गया था। नाइट टेंपल के अंदर थोड़ी ना ऐसा कोई घुस जाएगा कि भाई ऑटोग्राफ दे दो। फिर गाइस हमें सीमा सियान की गर्लफ्रेंड फैंगलिंगर, साथ ही साथ लिंग शुआन की गर्लफ्रेंड लिन शिन को दिखाया जाता है। ये लोग भी लॉन्ग हाउचिन और बाकी लोग से मिलने के लिए तुरंत नाइट टेंपल की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन नाइट टेंपल के गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। लेकिन वहां पर लॉन्ग हाउचिन के दादाजी तुरंत आ जाते हैं और उन दोनों को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। वहां पर जो गाइस लिंग शुआन के दादाजी होते हैं वो भी नाइट टेंपल में आ जाते हैं और फिर वो लॉन्ग टियान को देखकर कहते हैं क्या हाल चाल है भाई लॉन्ग टियान। वहाँ पर जो लॉन्ग तियानियन होते हैं वो कहते हैं यार मेरा तो सब बढ़िया है, अपना बताओ। फिर वहाँ पर जो लिंग शुआन के दादाजी होते हैं वो लिंगशिन से बोलते हैं बेटा अंदर जाकर उस लिंग शुआन से बोल दो कि उसका दादा उससे मिलना चाहता है, तो वो कमीना आकर मुझसे मेष टेंपल में मिले, वरना उसकी हड्डी पसली भी तोड़ दूंगा, उसकी पिटाई में काफ़ी ज़्यादा गंदी तरीके से करूँगा। और लिंगशिन बेटा जाकर थोड़ा सा उसे तुम भी डांट वोट लगाना, अगर तुम जिंदा थे तो इन 4 सालों के अंदर थे कहाँ पर, और आखिर तुम हमसे मिलने क्यों नहीं लाए। इन 4 सालों में हमने कितना ज़्यादा तुम्हारे लिए रोया है, कष्ट है, तुम जानते भी हो। दरअसल मैं अंदर इसलिए नहीं जा सकता ना, इस समय टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में मेष टेंपल और नाइट टेंपल एक दूसरे के सबसे बड़ी अपोनेंट है, तो मेरा नाइट टेंपल में ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ, उसको बोल देना। और इसी के साथ जो लिंग शुआन के दादाजी होते हैं वो वहां से चले जाते हैं। फिर वहां पर जो लॉन्ग हाउचिन के दादाजी होते हैं वो लिंशिन और फैलिंगर को नाइट टेंपल के गार्ड के साथ जहां पर लॉन्ग हाउचिन की टीम नहीं रुकी हुई थी उस कमरे में भेज देते हैं। वहां पर जो फैलिंगर और लिंशिन वो जैसे लॉन्ग हाउचिन के कमरे में एंटर करते हैं, लॉन्ग हाउचिन के सभी टीम मेंबर्स ऐसे कुर्सी उर्सियों पर बैठे हुए थे
और गाइस वहाँ पर जो लाल बालों वाली लिंसिन होती है वो लॉन्ग हाउचिन को जिंदा देखकर काफी ज्यादा भावुक हो जाती है और काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है और सीधे जाकर लॉन्ग हाउचिन के गले मिल जाती है। क्योंकि गाइस होली वॉर के एंड में डायमंड गॉड एम्परर ने अनाउंसमेंट करवाई थी कि लॉन्ग हाउचिन मर चुका है और पूरी अपनी आर्मी को वापस ले लिया था। तो उस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद लिंसिन भी काफी ज्यादा दुखी हुई थी और जब वो लॉन्ग हाउचिन को अपने सामने देखती है तो काफी ज्यादा भावुक हो जाती है। गाइस लॉन्ग हाउचिन और लिंसिन के बीच में भाई बहन वाला रिश्ता था तो उतना सब उल्टा सीधा मत समझिएगा। यहाँ पर जो सीमा सियान होता है वह जैसे ही फैनलिंगर को देखता है वो भी काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और वो भी उसके पास जाता है। लेकिन वहाँ पर जो फैनलिंगर होती है वह सीमा सियान को कहती है रुक, वहीं पर रुक। तो वहाँ पर जो सीमा सियान होता है वह कहता है भाई क्या हुआ, मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ। तो वहाँ पर जो फैनलिंगर होती है वो सीमा सियान को दुनिया का सबसे बड़ा झटका देती है और कहती है मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, ब्रेकअप। और इसी के साथ फैनलिंगर पीछे मुड़ती है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। गैस फैनलिंगर ने ये बात झूठ बोली थी और सीधे ही वो मुड़कर जाने लगती है। भाई सीमा सियान हिला हुआ था कि फैनलिंगर ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया और क्या बोला कि उसके लाइफ में कोई और आ चुका है। तो वहाँ पर जो लिंगसुआन होता है वो सीमा सियान से बोलता है अरे भाई पागल हो चुका है क्या, वह तुझसे झूठ बोल रही है, 4 सालों से तुझसे मिला नहीं है ना इसलिए वो तुझसे काफी ज्यादा नाराज है, तो जा उससे मना। तो वहाँ पर जो सीमा सियान होता है वो भी तुरंत होश में आता है और सीधे जाकर फैनलिंगर के गले मिल जाता है। वहाँ पर जो फैनलिंगर होती है वो सीमा सियान को ऐसे गले लगाता हुआ देखकर वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। वहाँ पर जो सीमा सियान होता है वो फैनलिंगर से बोलता है अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मैं तुम्हारे पति को मारकर मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, अगर तुम्हारे बच्चे उच्चे हैं तो मैं तुम्हारे पति को फिर से जान से मार दूंगा और तुम्हारे बच्चे साथ ही साथ तुम्हें अपना बना लूंगा। गाइस जैसे सीमा सियान की इस बात को सारे लोग सुनते हैं भाई उन्हें समझ में नहीं आता कि लोग हंसे या बोले भाई ये क्या बात हुई, अगर फैनलिंगर के बच्चे और पति हैं तो पति को केवल मारो और फैनलिंगर और उसके बच्चे को अपना बना लो। फिर वहाँ पर जो फैनलिंगर होती है वो सीमा सियान को पकड़कर रोने लगती है। वहाँ पर जो सीमा सियान होता है वो फैनलिंगर को ऐसे गोद में उठा लेता है। लिंसिन अभी भी लॉन्ग हाउचिन को पकड़कर रो ही रही होती है और गले भी लगी हुई थी। तो वहाँ पर जो लिंसुआन होता है वह कतारे बॉस वो मेरी पत्नी है, आप कितने समय तक उसे गले लगाएंगे, मुझे भी तो उसे गले लगाने दीजिए। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो लिंसिन होती है वह कहती है कौन तेरी पत्नी है, इन 4 सालों में कहाँ घूम रहे थे, कोई भी आइडिया था कि हम लोग कैसे हैं, हम तुम्हारी याद में कितने ज्यादा मतलब मैं तुम्हारे दादाजी कितने ज्यादा एकदम दर्द में थे और तुम कहाँ घूम रहे थे और कहाँ लौंडियाबाजी कर रहे थे, मुझे एक एक बात का हिसाब चाहिए। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचिन होता है वो सभी को शांत कराता है और कहता है अरे तुम लोग शांत हो जाओ, इसमें ना ही सीमा सियान की गलती है ना ही लिंसुआन की गलती है, यहाँ पर हम लोग इसलिए गायब थे ना क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत आई थी, उसी मुसीबत को झेलने के बाद हम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रांग हुए, 4 सालों तक लगातार कल्टीवेशन किया। ये बात ये है ना, तब उनके कमरे में एक गोल्डन फाउंडेशन नाइट आ जाता है और लॉन्ग हाउचिन से कहता है कि जो आपके दादाजी है वो नाइट टेंपल के मेन हॉल में बुला रहे हैं। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचिन होता है वो सभी से कहता है चलो मैं तुम सारे लोगों को एक साथ मेन हॉल में बता दूंगा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। सारे लोग नाइट टेंपल के मेन हॉल में पहुंचते हैं, लेकिन गाइस जो सीमा सियान था ना वो भी अभी फैनलिंगर को गोदी में उठाए हुआ था, मतलब सभी लोग पैदल पैदल चल रहे थे, वो गोदी में से जकड़ कर रखा हुआ था। तो फैनलिंगर भी थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती है अरे मेरे को जाने दो, यहाँ पर तुम मुझे कब तक गोदी में उठाए रहोगे। तो वहाँ पर जो सीमा सियान होता है वह कहता है नहीं नहीं मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं तुमको छोड़ूंगा तुम यहाँ से बचकर भाग जाओगी तब। तो वहाँ पर सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं। भाई सीमा सियान क्या करता है ना, जो फैनलिंगर थे उसको अपने बगल वाले कुर्सी पर ही बैठाता है और ऐसे जकड़ कर रखा हुआ था, मतलब बैठा तो देता लेकिन अभी भी हाथ से पकड़ा हुआ था। लॉन्ग हाउचिन की टीम के सभी मेंबर जा अपने सीट पर बैठते हैं। लॉन्ग हाउचिन के दादाजी पूछते हैं कि लॉन्ग हाउचिन तुम 4 सालों तक कहाँ थे। तो लॉन्ग हाउचिन अपनी घटना बताता है कि फर्स्ट डेमन गॉड एम्परर फैंगशु, स्टार डेमन गॉड एंड मून डेमन गॉड ने मुझे अपनी प्लानिंग में फंसाकर चांद से मार दिया था, लेकिन मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर उसने मेरे दोस्तों को क्यों छोड़ दिया। बट यही डेमन गॉड एम्परर से सबसे बड़ी गलती हो गई। मेरे दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा कष्ट, एक विरासत थी, उस विरासत को हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ प्राप्त किया। उस विरासत से हमें बहुत सारी पावर्स मिली, उसी पावर से हम लोग इस लेवल तक पहुंच पाए हैं। तो गाइस यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचिन है वो इन सभी को गॉड इलेक्ट्रोलस के बारे में नहीं बताता इस टाइम अभी।
फैनलिंगर, लिनशिन और लॉन्ग हाउचिन के दादाजी जैसे ये बात सुनते कि भाई डेमन गॉड एम्परर, सेकंड डेमन गॉड एंड थर्ड डेमन गॉड ने मिलकर एकदम प्लान बनाकर लॉन्ग हाउचिन को मारा था, तो वो लोग भी एकदम हिल जाते हैं। क्योंकि गाइस ये तीनों बड़ी शक्तियां ऐसी थी ना, अगर डेमन गॉड एम्परर ही कहीं पर अटैक कर दे अकेला ही तो एकदम तबाही मचा कर रख देगा, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन लॉन्ग हाउचिन को मारने के लिए तीन तीन डेमन गॉड आए थे, वो भी इतनी ज्यादा भयानक है, इसलिए उसके दादाजी भी एकदम हिल जाते हैं। फिर इससे हमें टेंपल गैदरिंग के दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दूसरे दिन के कंपटीशन के लिए सभी लोग एकदम खचाखच अरीना में भर चुके होते हैं। यहाँ पर सारे टेंपल्स के कल्टिवेटर्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर जो टेंपल गैदरिंग कंपटीशन के आगे के फाइट्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और फिर ऐसे फाइट चली होती है। फिर एक बार लाइट आकर सीधे हमारे ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के एक बंदे पर गिरती है। गैस इस समय सभी लोगों ने अपना लबादा बदा हटा दिया होता है। ये जो लाइट गिरी होती है वो सैर पर गिरी होती है और सैर का जो अपोनेंट होता है गाइस वो और कोई नहीं बल्कि असैसिन टेंपल के फर्स्ट एल्डर जूस सैंग थे। आपको याद है ना गाइस, सैर ने असैसिन टेंपल के इस एल्डर को पहले भी हरा दिया था, जहां पर जूस सैंग को उसने अपनी डोमेन टेक्निक दिखाई थी। वो फ्लावर वाली एकदम काला कलर कैसे लोटस उसके हाथों में घूम रहा था और उसने धमकाया था कि भाई अगर मैं इस बार इसको चला दूंगी ना तो मुझे अपनी डोमेन टेक्निक को कंट्रोल करना नहीं आता है, तो आपकी ऐसी वैसी हो सकती है। तो वहां पर फर्स्ट एल्डर जूस सैंग ने हार मान लिया था। तो वहां पर जो सैर होती है वो अरीना में एंटर करती है, लेकिन जो असैसिन टेंपल के फर्स्ट एल्डर जूस सैंग होते हैं वो अपनी जगह पर ही खड़े होते हैं और जोर से चिल्लाकर कहते हैं मैं शायद से फाइट नहीं करूंगा, मैं हार को स्वीकार करता हूं। गाइस जैसे ही ऑडियंस ये बात सुनते हैं वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जूस सैंग कोई नॉर्मल बंदे नहीं थे, असैसिन टेंपल के फर्स्ट एल्डर थे। यहाँ तक कि उनके पास भी डोमेन की पावर थी और आखिर वो बिना लड़े ऐसे हार कैसे मान सकते थे। मेज टेंपल के जो लीडर ली सैंगजी होते हैं वो भी गुस्से में अपनी जगह पर खड़े होते हैं और कहते हैं भाई तुमने टेंपल गैदरिंग कंपटीशन को मजाक बनाकर रखा क्या, बिना ही लड़े हार मान ले रहे हो तुम फर्स्ट एल्डर जूस सैंग, इसीलिए तो हार नहीं मान रहे हो क्योंकि सायर जो तुम्हारे टेंपल के लीडर है उसकी बेटी है, तो तुम उसके सपोर्ट के लिए पीछे हट रहे हो। कल सैंसुई पोपो ने भी फाइट करने से मना कर दिया और तुरंत हार मान लिया क्योंकि चैनिंगर पोती थी। तो भाई ये सब चल के रहा है, तुम लोग टेंपल गैदरिंग कंपटीशन को मजाक बना कर रखे हो क्या? रेफरी चैंग जुडियान, हमें इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिर इन दोनों ने हार क्यों माना। तो वहां पर चैंग जुडियान होते हैं, वो भी सैंसुई पोपो साथ ही साथ है असैसिन टेंपल के फर्स्ट एल्डर जूस सैंग से बोलते हैं कि हाँ भाई तुम लोग एक्सप्लेनेशन दो, ऐसे तो तुम लोग हार नहीं मान सकते, तुम्हारी पोती है, तुम्हारा रिश्तेदार है, तो तुम लोग हार तो नहीं मान सकते ना। तो वहाँ पर जो सैंसुई पोपो होती हैं वो खड़ी होती है और कहती हैं चैनिंगर मेरी पोती है और वह मुझसे मिलने के लिए कुछ समय पहले ही स्पिरिचुअल टेंपल में आई थी, तो मैंने उसके साथ एक मुठभेड़ किया था और उस मुठभेड़ में ही चैनिंगर ने मुझे हरा दिया था, तो मैं फालतू में उससे फाइट क्यों करती। वहाँ पर जो असैसिन टेंपल के फर्स्ट एल्डर जूस सैंग होते हैं वो भी कहते हैं हाँ सैर भी हमारे टेंपल में आई थी, ये हुआ था और सैर ने मुझे हरा दिया था, तो मैं फालतू में दोबारा सैर से फाइट कर कर अपनी बेइज्जती क्यों ही करवाऊं। तो मैंने भी हार मान लिया। जैसे आसपास की पूरी ऑडियंस सुनती है कि भाई सच में यहाँ पर सैर ने असैसिन टेंपल के फर्स्ट एल्डर को पहले भी हरा दिया था। असैसिन टेंपल के फर्स्ट एल्डर कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, बल्कि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से ही 2 लाख से पार हो चुकी है और उनके पास डोमेन की भी पावर है। ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन सैर ने उसको हरा दिया है। भाई ये ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप वाले बंदे कितने ज्यादा स्ट्रांग है यार। तो वहां पर जो रेफरी चैंग जुडियान होते हैं वो कहते हैं तो ठीक है आपके रीजन को हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर कोई भी बंदा आपसे हार को स्वीकार करता है तो उसे एक वैलिड रीजन देना होगा। अगर वो वैलिड रीजन नहीं दे पाता है तो उसके पॉइंट को माइनस कर दिया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जितनी भी फाइट्स हो रही है ना, उस फाइट्स को जो भी टेंपल्स जीत रहा है उसे पॉइंट्स दिया जा रहा है। तो अगर कोई वैलिड रीजन नहीं दे पाता है तो उसे उसके पॉइंट्स को माइनस कर दिया जाएगा। फिर जो टेंपल गैदरिंग कॉम्पिटिशन है वो आगे बढ़ता है, कुछ और फाइट्स होती है और फिर एक बार जो प्रकाश की चयन रोशनी होती है वो लॉन्ग हाउचिन की टीम के एक मेंबर की तरफ गिरती है। गाइस ये होती है वांग यान। वहां पर जो वांग युआन होती है वो एरिना में एंटर करती है। वांग युआन की अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि तानवान होती है। गाइस तानवान मैजिक टेंपल के जो लीडर ली सैंगजी नहीं है उनकी पहली डिसाइपल और इकलौती डिसाइपल भी आप मान सकते हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं कि जो तानवान है वो मेज टेंपल के जितने भी कल्टिवेटर इस समय पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में, वह सबसे ज़्यादा कमजोर है।
और इसकी कल्टीवेशन अभी लेवल 8 पर ही है। और यहाँ पर वांग युआनवान पहले से लेवल 9 की कल्टीवेटर बन चुकी है, इसलिए वहाँ पर जो मेज टेंपल के लीडर ली सैंगजी होते हैं उन्हें भी थोड़ी सी चिंता होने लगती है, क्योंकि उन्हें पता एकदम पक्का था कि उनकी जो डिसाइपल है तानवान वो वांग युआनवान से फाइट नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने वांग युआनवान की फाइटिंग को कुछ बैटल्स में देखा था। भाई वांग युआनवान के सामने एक लेवल 9 का भी एल्डर आया था, लेकिन वांग युआनवान ने उसको चुटकियों में हरा दिया था। इसलिए यहाँ पर लीडर ली सैंगजी को भी अपनी थोड़ी डिसाइपल की चिंता होने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो तानवान होती है वो अरीना में एंटर करती है और वांग युआनवान की तरफ देख कर कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारी इस समय कल्टीवेशन हाई है, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। इसी के साथ जो तानवान होती है वो अपनी पूरी ताकत लगाती है और 10,000 ब्लेड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करती है। और इस टेक्निक को लीडर जी सैंगजी ने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के साथ तैयार किया था और तानवान को इससे सीखने के लिए दिया था। लेकिन तानवान भी इस पूरी टेक्निक को बढ़िया से मन लगाकर सीख चुकी थी और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर 10,000 ब्लेड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज़ करती है, जिसकी वजह से आसमान में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े ऐसे एकदम खतरनाक ब्लेड्स तैयार हो जाते हैं, हजारों की मात्रा में तैयार होते हैं। और गाइस यहाँ पर जो वांग युआनवान होती है वो भी तानवान पर अटैक नहीं कर रही होती है, वो भी एकदम बढ़िया सा वेट कर रही होती है कि तानवान तुम अपनी पूरी मेज वाली जो भी तुम टेक्निक यूज कर रही हो उसको एकदम बढ़िया से तुम पहले कंप्लीट कर लो। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी थोड़ा सा डाल रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।